हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की कहानी कॉर्न आइलैंड बसंत का मौसम कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े शख्स को एक छोटी सी नाव में देखते हैं। कोहरे की वजह से आगे का रास्ता थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ रहा था। ये जगह इंगुरी नदी है, जो कि वेस्टर्न जॉर्जिया में 213 किलोमीटर वर्ग में फैली है। यहाँ नदी के बीच एक छोटा सा है। बरसात के बाद अंगूरी नदी काकेशस और ब्लैक सी से चट्टानों की मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले आती, जिससे छोटे द्वीपों का निर्माण होता है। हर बार बसंत में ऐसा एक छोटा द्वीप तैयार हो जाता। बसंत के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक इस मिट्टी में फसल की अच्छी पैदावार की जा सकती है, जिससे आने वाली सर्दी में एक परिवार का आराम से गुजारा हो जाए। पर यह तब संभव था जब इस काम में प्रकृति आपका का साथ दे, क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। एक तरह से यह द्वीप उन स्थानीय किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उस शख्स का नाम इलियास है। उस आइलैंड के पास एक सूखा हुआ पेड़ था। वो इस आइलैंड पर कॉर्न की फसल लगाएगा। जब तक सारी फसल पक नहीं जाती, वो यहीं रहेगा। इसलिए अब उसे यहाँ एक छोटे से झोपड़े की जरूरत थी। उसने वहां जमीन में एक लकड़ी गाड़ी और उसमें सफेद कपड़ा बांध दिया। शायद इसका संकेत था कि इस जमीन पर दावा हो चुका है। उसके बाद वह अपनी बोट में बैठकर वहां से चला गया, क्योंकि शाम होने को थी। दूसरे दिन वह फिर वापस आया। रास्तों को देख लगता है कि गांव काफी भीतर बसा है। वह अपने बोट पर कुछ लकड़ियां ले आया था और साथ ही कुछ औजार भी, ताकि वह इस आइलैंड पर अपने रहने लायक एक घर तैयार कर सके। उसने घर बनाने का काम शुरू कर दिया। काम करते करते दोपहर हो गई। वहां की मिट्टी नरम थी, इसलिए खुदाई करने में उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। थककर वहीं आकाश की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि 3 महीने में फसल पक जाएगी और वापस अपने घर लौट जाऊंगा। उसे काम करते करते शाम हो गई। वह अब तक सिर्फ 4 कोने ही खड़े कर पाया था। अपने औजार को बोट में रखा और घर की तरफ निकल गया। दूसरे दिन हमने देखा, उसकी बोट में एक लड़की भी बैठी है। यह लड़की उस बूढ़े शख्स की पोती है। मरियम दोनों साथ ही रहते हैं। मरियम के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, तो वह अपने दादाजी के साथ ही रहती है। आज वह उसे भी अपने साथ ले आए। यहां वह काम में अपने दादाजी का हाथ भी बटा देगी। मैं बता दूं कि दादाजी और यह लड़की अब खाजंस के नस्ल है, यानी अब खाजंस इनके वंशज हैं। उन्होंने मछलियां पकड़ने के लिए जाल भी बिछा दिया। जब तक वह काम करेंगे, तब तक उनके खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। मरियम और उसके दादाजी काफी परेशान दिखाई देते हैं, पर इसकी वजह हमें कुछ पता नहीं चल पाती, क्योंकि दोनों के बीच कोई बातचीत भी नहीं हो रही थी। इलियास थक कर वहीं लेट गया। मरियम किसी सोच में डूबी। उस आइलैंड के किनारों के चक्कर काटने लगी। मरियम के पास एक डॉल भी है, जो हमेशा वह अपने पास रखती। वह भी जाकर वहीं पास में लेट गई। आज आकाश बिल्कुल साफ था। एक भी पंछी उड़ता हुआ नहीं दिखाई देता। उन्होंने उठकर फिर घर बनाने का काम शुरू कर दिया। मरियम जब थक जाती तो नदी के किनारे जाकर अपना मन बहला लेती। तभी वहां पास से एक बोट में जॉर्जियन सोल्जर्स गुजर रहे थे। मरियम तुरंत भागकर अपने दादाजी के पास चली गई। जाते वक्त इलियास ने उनकी तरफ देख अपना सर हिलाया और वह सोल्जर्स वहां से चले गए। उन सोल्जर्स को देख मरियम ने अपने दादाजी से पूछा कि क्या यह जमीन जर्जनस की है। उसके दादाजी ने इशारा करते हुए बताया कि नदी के उस पार की जमीन उनकी है, पर इस आइलैंड पर किसी का हक नहीं। इस जमीन पर जो काम करता है, यह जमीन उसकी हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, 1989 में अब खाजिर जॉर्जिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद से अब खाजिर जॉर्जन दोनों अपने ट्रूप्स को नदी पर तैनात रखने लगे थे। रशिया भी अपने सोल्जर्स को नदी पर रखता है, ताकि जॉर्जिया और अखाजियंस के बीच शांति बनाई जा सके। अंगूरी नदी पर एक ही लीगल क्रॉसिंग है, अंगूरी ब्रिज, जो कि 870 मीटर लंबी है, जिसे 1944 से लेकर 1948 के दौरान जर्मनी द्वारा पकड़े गए कैदियों द्वारा बनाया गया था। नदी पर कई इल्लीगल कामों को भी अंजाम दिया जाता है। काम करने के बाद उन्हें भूख लग गई थी। उसके दादाजी ने पेड़ की छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा कर वहां आग जलाया। उसके बाद बिछाए गए जाल से मछलियां पकड़कर ले आए। वह घर से खाने का और भी सामान ले आए थे। उन्होंने ने मछलियां पकाकर खाई। आज भी ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं और आधे से ज्यादा दिन निकल गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम हो गई और दोनों वहां से चले गए। दूसरे दिन दोनों कुछ लकड़ियां लेकर वापस आए।
आज दोपहर तक काफी काम हो चुका था। सिर्फ घर की छत बनानी बाकी रह गई थी। वह दोबारा से गए और छत बनाने का सामान ले आए। मरियम भी अपने दादाजी का काम में पूरा साथ दे रही थी। थोड़ी देर में उनका छत भी बनकर तैयार हो गया। उसी दिन फिर वहां से हमने जॉर्जियन सोल्जर्स को गुजरते हुए देखा। मरियम नदी के किनारे मुंह धो रही थी। इस बार उनकी नजर मरियम पर भी पड़ी। मरियम भी उनके गुजरने तक उन्हें देखती रही। वह डर कर घर के अंदर चली गई और अपने आप को ध्यान से देखने लगी। शायद वह आज कुछ अलग ही महसूस कर रही है जो आज से पहले उसे कभी महसूस नहीं हुआ। वह वहां मछलियां पकड़ते और खाते, क्योंकि वहां और कुछ खाने को नहीं था। झोपड़ी तो तैयार हो चुकी थी। अब फसल की बुवाई करने की जरूरत थी। पर आज का सारा दिन तो इसी काम में निकल गया। थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। मरियम के दादाजी को देख लगता है कि वह किसी बात से नाराज है और उसकी वजह शायद मरियम ही है, पर वजह साफ नहीं हो पाती। शाम उन्होंने घर में ताला लगाया और वहां से निकल गए। दूसरे दिन वह वहां फिर आ गए। आज आते ही इलियास ने जमीन की खुदाई करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद वह थक कर अपनी झोपड़ी में लेट गया और किसी गहरी सोच में डूब गया। तभी उसे नदी के उस पार गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। शायद यह जॉर्जियन सोल्जर्स थे। उसने बाहर निकलकर देखा तो आवाज जंगलों से आ रही थी और किसी शख्स के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद आवाजें आना बंद हो गईं। इलियास फिर खुदाई के काम में लग गया। आज खुदाई का काम पूरा हो जाए तो वह कल इसमें बीज लाकर डाल देगा। थोड़ी देर बाद उसने पूरे आइलैंड को खोद डाला और उसके बाद वहीं बैठ गया और देखने लगा। काफी मेहनत लगी थी। इस काम में शाम होने वाली थी। उससे पहले ही वह निकल गया, क्योंकि खुदाई का काम भी पूरा हो चुका था, तो यहां रुकने का कोई फायदा नहीं। दूसरे दिन वह मरियम को फिर ले आया। वह बीजों को एक लाइन से फेंक जाती और इलियास उसे अपने फरसे से ढकता जाता। शाम तक उन्होंने सारे बीज लगा दिए। हम देखते हैं बादल घिर आए थे। लगने लगा आज वर्षा जरूर होगी, पर उन्हें चिंता नहीं थी, क्योंकि यहां उनके पास रहने को झोपड़ी थी। दोनों ने उसी झोपड़ी में जाकर खाना खाया और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। बारिश के साथ साथ तूफान भी तेज था। नदी में तूफान से किनारे पर बंधी नाव काफी ऊपर नीचे हो रही थी। उन्हें डर था कहीं नाव बहकर चली ना जाए। दोनों ने मिलकर उसकी रस्सी खींची ताकि उसे जमीन के ऊपर खींच कर लाया जा सके। नाव को ऊपर लाने के बाद दोनों भीतर गए और आग जलाकर हाथों को सिका ताकि उन्हें सर्दी ना लग जाए। थोड़ी देर बाद बरसात रुकी और मौसम भी साफ हो गया। पर उन्होंने देखा एक किनारे से नदी का पानी आइलैंड पर चढ़ रहा है, और इस तरह रहा तो नदी खेत की सारी मिट्टी को बहाकर लेकर चली जाएगी और फसल भी खराब हो जाएगी। उन्होंने जंगल से कुछ लकड़ियां काट लाई और वहीं गाड़ कर एक छोटा सा बांध बना दिया ताकि पानी ऊपर ना चढ़े। इसी तरह उस आइलैंड पर उनका दिन बीतने लगा। अब उन्हें इंतजार था। फसल के पकने का कुछ दिन बाद हम देखते हैं फसल थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। एक रात हमने देखा सोल्जर्स पेट्रोलिंग पर थे। उन्होंने खेतों में एक हिरण को फसल खाते देखा तो उसे गोली मार दी और अपने साथ लेकर चले गए। उनके मीट का भी इंतजाम हो गया था। वह हिरण को फसल पर से घसीटते हुए ले गए थे। सुबह इलिस ने देखा उनकी एक तरफ की फसल टूटी हुई है। वह समझ गया कि रात किसी जानवर का काम होगा, क्योंकि रोज शाम वह घर चले जाते थे और यहां रखवाली के लिए कोई नहीं होता था। दूसरे दिन वह अपना सोने और खाने का सामान यहीं लेकर आ गए। अब वह 9 महीने फसल के पकने तक इसी आइलैंड पर रहेंगे। जंगल से अक्सर गोलियां चलने की आवाजें आती रहती। मरियम ने अपना और दादाजी का बिस्तर उसी झोपड़े में लगा दिया। दूसरे दिन काम करते वक्त सोल्जर्स वहां से फिर गुजरे और वह मरियम की तरफ देखने लगे। वह भी उन्हें देखती रही। मरियम अब बड़ी हो रही थी तो अपने भीतर उठने वाली सेक्सुअल मैच्योरिटी को समझ नहीं पा रही थी। यह एक्सपीरियंस उसके लिए बिल्कुल नया था। रात वो वहीं झोपड़े में सो गए। दूसरे दिन सुबह जब वह अपने कपड़े धो रही थी तो नदी के उस पार खड़े सोल्जर्स उसे देख सीटियां बजाने लगे और वह उसका नाम पूछने लगे। मरियम भी वहीं खड़ी बस उन्हें देखती जा रही थी। यह सारी चीजें उसे अच्छी भी लग रही थीं और एक तरह से खराब भी लग रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में उसके दादाजी आ गए और उसे इशारों से अंदर जाने को कहा। इलियास भीतर से अपनी राइफल ले आया और हवा में बंदूक चलाई। उसके बाद वो तीनों सोल्जर्स वहां से चले गए।
हम देखते हैं मरियम अकेले घर चली गई थी और दूसरे दिन लौटकर आई, दोनों साथ बैठे थे। उसके दादा ने पूछ लिया, क्या तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई है? मरियम ने हाँ में जवाब दिया, पर उसे प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिला। उसने बताया कि अगले साल तक मुझे प्रमाण पत्र मिल जाएगा। उसके दादा को इस बात से खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे ग्रेजुएट होता हुआ देखने के लिए उसके माता पिता तो यहां मौजूद नहीं, पर इलियास उसे ग्रेजुएट होते हुए देखना चाहता है, ताकि मरियम अपनी जिंदगी में काबिल बने। शायद उसके दादाजी की चिंता करने की वजह यही है। यही उनका सबसे बड़ा डर है। मरियम भी उन्हें निराश नहीं करना चाहती। रात दोनों झोपड़ी में सो रहे थे। देर रात मरियम लालटेन लेकर बाहर आई और नदी में नहाने चली गई, पर बाहर ठंड काफी ज्यादा थी, तो उसके बाद वह फिर से सोने चली गई। सुबह उसकी नींद खुली तो वह बाहर टहलने निकल गई और किनारे पर बहकर आई लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। उसी वक्त उसने खेतों के बीच कुछ देखा और भागकर अपने दादाजी को लेकर आई। उन्होंने देखा झाड़ियों के बीच एक घायल सोल्जर पड़ा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि अब इसका क्या करें। उसी वक्त वहां कुछ जॉर्जियन सोल्जर्स अपनी बोट लेकर आ गए। उस सोल्जर ने कहा, तुमने फंस उगाने के लिए काफी खतरनाक जगह चुनी है। इलियास ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा कि क्या तुमने यहां आसपास किसी को देखा है? पर इलियास ने मना कर दिया। शायद से वह सोल्जर उसे ही ढूंढ रहे थे जो झाड़ियों में घायल पड़ा था। उसने कहा, अगर कोई दिखाई दे तो मुझे तुरंत खबर करना। उसके बाद वह वहां से चले गए। उसके बाद मरियम और उसके दादाजी उस सोल्जर को उठाकर झोपड़ी में ले गए। इलियास ने उस सोल्जर के चों को साफ किया। वह अब भी बेहोश था। मरियम यह सब बाहर से देख रही थी। उसके बाद इलियास ने मरियम को घर भेज दिया। जरूरत का कुछ सामान लाने के लिए थोड़ी देर बाद वह वापस आई। सामान देकर वह फिर वापस चली गई। थोड़ी देर बाद जब उसे थोड़ा होश आया तो इलियास ने उसे सूप बनाकर अपने हाथों से पिलाया। कुछ देर बाद वह उठकर बाहर आया। बाहर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तभी इलियास वहां अपनी बोट लेकर आया। उसने नदी से पानी लेकर गर्म करने को रखा और आकर उस शख्स की बगल में बैठ गया। इलियास उसे अपने साथ उठाकर भीतर ले गया, क्योंकि सोल्जर्स यहां निगरानी पर होते हैं। उन्होंने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दोपहर वहां मरियम आ गई। वह सोल्जर वहीं बैठा, लकड़ियां काट रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। मरियम घर के पीछे छिपकर उसे देखने लगी। उस शख्स को लेकर उसके मन में कई ख्याल आने लगे। उसने उस शख्स से कहा कि तुम थक गए रहोगे तो थोड़ा आराम कर लो। उस सोल्जर ने कहा, मुझे अब खाजंस भाषा नहीं आती। मरियम ने लाकर एक बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल दी और हंसने लगी। वह सोल्जर उसे पकड़ने के लिए खेतों में भागने लगा। दोनों भागते भागते नदी में आ गए और एक दूसरे पर पानी छिड़कने लगे। मरियम आज से पहले इतना खुश कभी नहीं हुई। शायद उसके मायूसी की वजह उसका अकेलापन ही था। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके दादाजी उन्हें देख रहे हैं। पल भर में उसके चेहरे की मुस्कान कहीं गायब हो गई। मरियम को एक अजनबी के साथ इस तरह देख उन्हें काफी गुस्सा आया। क्योंकि उन्हें पता नहीं कि वह शख्स कौन है और कहां से आया है, इसलिए शाम होते ही वह मरियम को अपने साथ घर लेकर चले गए। दूसरी सुबह वह शख्स घर के बाहर बैठा, मछलियां काट रहा था। तभी इलियास वहां अपनी बोट लेकर आ गया। वह अकेला आया था। उसने अब मरियम को अब घर रहने के लिए कह दिया था, जब तक कि यह सोल्जर यहां है। उसके के बाद उस सोल्जर ने दूसरी तरफ से आती हुई बोट की आवाज सुनी। वह झाड़ियों में भागकर छिप गया। वहां सोल्जर्स फिर से आ गए थे। उसमें से एक सोल्जर ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास पीने को कुछ है? इलियास ने कहा, मेरे पास थोड़ी वाइन झोपड़ी में पड़ी होगी। वह शख्स झाड़ियों में छिपा हुआ अब भी उन्हें देख रहा था। इलियास वाइन की बोतल भीतर से ले आया। उसके कमांडर को ना जाने क्यों इलियास पर शक हो रहा है कि वह उनसे कुछ छिपा रहा है। इसलिए जाने से पहले उसने एक बार झोपड़ी में झांक कर देखा। इलियास ने भी उससे पूछ लिया कि आखिर तुम क्या ढूंढ रहे हो? उसने बताया कि एक घायल कुत्ता हमसे छूटकर भाग गया है, पर वह ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगा। वह कमांडर उस घायल शख्स की ही बात कर रहा था। उनके जाने के बाद इलियास ने देखा वह शख्स काफी डरा हुआ है। जब इलियास दूसरे दिन आइलैंड पर आया तो देखा दरवाजा खुला है। वह शख्स वहां से भाग चुका था। वह मरियम को फिर से आल पर ले आया। दूसरे दिन वहां कुछ रशियन सोल्जर्स आ गए। उसने आवाज दी तो इलियास बाहर निकलकर आया। उन्होंने कहा, हम अपने दोस्त को तलाश कर रहे हैं।
इलियास ने कह दिया कि हमने यहां किसी को नहीं देखा। यहां इलियास और मरियम को भी पता चल गया कि वह शख्स एक रशियन सोल्जर था। उसके बाद वह सोल्जर्स वहां से चले गए। उसके जाने के बाद से मरियम फिर उदास हो गई। वह शख्स उसके जीवन में एक उम्मीद की तरह आया था। वह पहली बार इतना खुश हुई थी। हम देखते हैं फसल पक चुकी थी और उसके दादाजी ने कटाई भी शुरू कर दी थी। मरियम उस शख्स को याद कर रोने लगी। हम देखते हैं शाम होने आ गई थी। नदी भी काफी रफ्तार से बह रही थी। हवाएं भी तेज थीं। अभी फसल की कटाई आधी से ज्यादा बाकी थी। तभी बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी अब आइलैंड पर चढ़ने लगा था और आइलैंड की मिट्टी धीरे धीरे करके छत लगी थी। इलियास को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उसकी फसल में पानी भरने लगा था। सारी फसल बह जाएगी। उसने पहले अपनी बोट को झोपड़ी के पास लिया और एक एक करके कटी हुई फसल तोड़ के उसमें भरने लगा। अभी तो आधी फसल कटाई भी नहीं हुई। जो कटी हुई फसल थी उसे भी एक बार उस बोट पर ले जाना संभव नहीं था। अब पानी ने आइलैंड को डुबाना शुरू कर दिया था। थोड़ी फसल के साथ मरियम बोट में बैठ गई और वहां से जाने लगी। इलियास को कुछ समझ नहीं आ रहा, इस आइलैंड को डूबने से कैसे रोक के। पर प्रकृति के आगे उसकी एक नहीं चली। आइलैंड डूबने की कगार पर था। झोपड़ी गिरने लगी। इलियास उसे पकड़कर रोने लगा। उसने बड़ी मेहनत से इसे बनाया था। झोपड़ी इलियास के ऊपर आ गिरी और उसके साथ ही वह भी बह गया और देखते ही देखते सारा आइलैंड पानी के भीतर समा गया। इस दृश्य को देखने के बाद काफी दुख होता है। सारी मेहनत एक झटके में बह गई और साथ ही मरियम के दादाजी भी उससे हमेशा के लिए जुदा हो गए। अगले दृश्य में हम देखते हैं, ठीक 1 साल बाद उसी जगह एक ऐसा ही आइलैंड पानी के बहाव से फिर बन चुका है। वहां बोट से एक शख्स आया और वहां की मिट्टी खोदकर चेक करने लगा। वहां की मिट्टी काफी अच्छी थी। खोदते वक्त उसे एक डॉल मिट्टी से सनी हुई मिली। यह डॉल मरियम की थी जो उसी झोपड़ी के साथ पानी में बह गई थी। उसने डॉल को धोकर अपने बोट में रख लिया और बोट पर बैठकर वहां का दृश्य देखने लगा। कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।